चलिए स्टार्ट करें। कौन सा टॉपिक चल रहा था? अबे बायोटेक चल रहा था, उसमें क्या चल रहा था यार? हाँ, वेक्टर स्टार्ट किया था, उतना ही लिखा है बस। समझ में आया कुछ वेक्टर क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लियर है सबको? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टूल्स रिक्वायर्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं? सबसे पहला एंजाइम, दूसरा वेक्टर, तीसरा क्या चाहिए? होस्ट। याद है सबको ये? कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं क्लास में। तुम्हें भी पहली बार? ले समझ में नहीं आ रहा है कि अब समझने आए क्या है? गेस्ट अपीयरेंस। हाँ, अच्छा आज धूप हुआ है इसलिए। तो तुम मतलब बोलना क्या चाहते हो? सब जादू बैठे हैं इधर। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था? एंजाइम्स। याद है सबको? एंड प्लीज, फर्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन से बॉन्ड को तोड़ता है? फॉस्फोडाइस्टर। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में होता है? शुगर और फॉस्फेट। याद है? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ना, इसका मतलब शुगर फॉस्फेट की बैकबोन को तोड़ना। याद है सबको? इफ एंजाइम इज ब्रेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फ्रॉम द एंड्स, अगर एंड से तोड़ता है तो क्या बोलेंगे? एक्सोन्यूक्लियस। अगर डीएनए के अंदर तोड़ेगा तो क्या बोलेंगे? एंडोन्यूक्लियस। अगर डीएनए के अंदर किसी स्पेसिफिक साइट पर कट कर रहा है तो क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। 1963 में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के अंदर से कितने एंजाइम आइसोलेट किए? दो। पहला कौन सा था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दूसरा कौन सा था? मिथाइलेस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसके डीएनए को ब्रेक करता है? वायरस। और वायरस की ग्रोथ को क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट। मिथाइलेस कौन सा ग्रुप ऐड करता है? मिथाइल। कौन से डीएनए पर? बैक्टीरियल डीएनए पर। जिससे कि बैक्टीरियल डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। याद है ये सब? क्लियर है ये? एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑलवेज कट एट अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 4 से 6। इसको आगे या पीछे से रीड किया जाए ये सेम तरीके से रीड होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। याद है सबको ये? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और इको आर1 आपको याद होगा, उसकी रिकॉग्निशन साइट क्या होती है? GAATTC। अगर रिकॉग्निशन साइट के सेंटर में कट किया तो कैसे एंड बनते हैं? ब्लंटेड। इफ इट इज कटिंग अवे फ्रॉम सेंटर, स्टिकी एंड। पढ़ लिया था हमने ये सब। और क्या पढ़ा था इसमें? नॉमेनक्लेचर वगैरह क्लियर है सबको? और इसके अंदर हमने पढ़ा था वेक्टर्स। वेक्टर्स आर द एजेंट विच कैन डिलीवर पीस ऑफ डीएनए इनसाइड होस्ट सेल। वेक्टर के बारे में ही पढ़ रहे थे ना हम लोग? लिख तो लिया होगा ना थोड़ा सा इसमें? सो वेक्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे जीन को या हमारे डीएनए को कहां पर डिलीवर करते हैं? होस्ट में। इसका काम होता है डीएनए को होस्ट सेल के अंदर पहुंचाना। और किसी भी वेक्टर की कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये मैंने पढ़ा दिए थे क्या? नहीं पढ़ाए थे? ठीक है। फर्स्ट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर इज प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बताया था ये? लिख लिया था सबने इसको? चलिए, तो वेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बताया था मैंने ये। जैसे कि एक एग्जांपल मान लीजिए, ये हमारे पास क्या है? होस्ट। लेट्स से दिस इज व्हाट? होस्ट। कौन सा होस्ट है? इकोलाई। मैं इस इकोलाई के अंदर अपने जीन को पहुंचाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ट्रांसफर जीन इनसाइड इकोलाई। जो एजेंट मेरे जीन को इकोलाई के अंदर लेकर के जाएगा, मैं उसे क्या बोलूंगा? वेक्टर। कोई भी ऐसा एजेंट जो जीन को होस्ट में लेकर के जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो मान लीजिए ये मेरे पास अभी एक फॉरेन जीन है। अगर मैं किसी भी तरीके से इस फॉरेन जीन को होस्ट में पहुंचा दूं, तो क्या इस जीन की मल्टीपल कॉपीज अपने आप बन सकती हैं? नहीं। पढ़ा था हमने ऐसा कुछ या नहीं? भाई, एक ऑर्गेनिज्म के जीन को जब हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जीन ट्रांसफर। क्या खाली जीन ट्रांसफर कर देने से आने वाली सारी जनरेशन के अंदर ये जीन पहुंच जाएगा? नहीं। इस जीन को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। इसकी क्या बनानी पड़ेगी? मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी। अगर आप इस जीन को रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो क्या चाहिए हमको? ओराए। लेकिन क्या इस जीन के पास ओराए है? नहीं। ओराए किसके पास होता है? कौन से डीएनए के पास? क्रोमोसोमल डीएनए। कौन से डीएनए के पास होगा? क्रोमोसोमल डीएनए।
क्रोमोसोमल डीएनए के पास एक सीक्वेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओराए। हमें इस जीन को किसके साथ लिंक लिंक करना पड़ेगा, क्रोमोसोमल डीएनए। जब हम इस जीन को क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जोड़ते हैं, उसके ओराए को यूज करके ये मल्टीप्लाई करता है और अपनी बहुत बड़ी कॉपीज बनाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं इसे, जीन क्लोनिंग। ये मैं बता चुका हूं आपको 2-3 बार। जीन को ट्रांसफर किया, जीन को क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जोड़ना पड़ता है, उसके ओराए की मदद से ये रेप्लिकेट करता है, मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं। पता है या नहीं है, याद है सबको ये? लेकिन क्या इसके साथ इंटीग्रेट करना आसान काम है? नहीं। अगर मैं यहां पर कहूं कि भाई जिस वेक्टर के ऊपर हम इसको लोड कर रहे हैं, अगर इस वेक्टर के पास अपना खुद का ओराए हो, तो क्या इस जीन को क्रोमोसोमल डीएनए के साथ लिंक करने की जरूरत पड़ेगी? देखो दोबारा से, वेक्टर पता है ना आपको। लेट्स से देयर इज वन वेक्टर, इस वेक्टर को मैं क्या बोल रहा हूं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड किसकी तरह काम करता है, वेक्टर। ये मेरे डीएनए को कहां पर लेकर के जाएगा, होस्ट में। कहां पर लेकर के जाएगा, ये होस्ट में। लेकिन पहले डीएनए को इसके ऊपर जोड़ना पड़ेगा या नहीं? अगर जोड़ना है तो इस प्लाज्मिड को कट करना पड़ेगा पहले। और कट कैसे कर सकते हैं हम, कौन से एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको क्या कर देता है, कट। यहां पर मेरे पास क्या है, फॉरेन डीएनए। अब मुझे इस फॉरेन डीएनए को वेक्टर के ऊपर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, लाइगेज। जैसे ही मैंने लाइगेज लगाया, फॉरेन डीएनए किसके ऊपर जुड़ गया, वेक्टर के ऊपर। अब मान लीजिए वेक्टर के पास अपना खुद का क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जब ये वेक्टर इकोलाई के अंदर जाएगा, तो वेक्टर के साथ क्या मेरा जीन भी जा सकता है या नहीं, बिल्कुल जाएगा। बात समझ में आ रही है? और वेक्टर के पास अपना क्या है, ओराए। इस ओराए की मदद से क्या ये वेक्टर रेप्लिकेट करेगा, और जब ये वेक्टर रेप्लिकेट करेगा तो हमारा जीन भी रेप्लिकेट करेगा, हमारे जीन की मल्टीपल कॉपीज बनेंगी। ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं भाई। क्लियर है सबको या नहीं? वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर है सबको? वेक्टर शुड कंटेन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होता है ये, इट इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। लिख लो इसको जल्दी, इट इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। Vector is a, sorry, this origin of replication is a nucleotide sequence. किसका सीक्वेंस होता है ये, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। एंड दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ये वो पॉइंट होता है जहां से डीएनए रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है। अगर डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो उसके पास ओराए होना जरूरी है। अगर ओराए होगा तभी वो रेप्लिकेट करेगा, अदरवाइज वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। क्लियर है सबको ये? तो किसी भी वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और जीन की मल्टीपल कॉपीज बन सकती हैं। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। क्या बोला जाता है इसे, सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, देखिए सुनिए ध्यान से, व्हाट आर सिलेक्टेबल मार्कर्स। एक मिनट के लिए देखना, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं। मान लीजिए ये बीकर है, बीकर के अंदर मैंने क्या ले लिए हैं, वेक्टर। कौन सा वेक्टर है ये, प्लाज्मिड। ध्यान से सुनना प्लीज, ये कौन सा वेक्टर है, प्लाज्मिड। बीकर के अंदर मैंने कुछ वेक्टर्स लिए, और कौन से वेक्टर हैं ये, प्लाज्मिड। अच्छा, ये मेरे फॉरेन डीएनए को कहां पर लेकर के जाएगा, होस्ट में। लेकिन पहले फॉरेन डीएनए को इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, अटैच। अगर अटैच करना है तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, कट। तो सबसे पहले अगर कट करना है तो मैं कौन सा एंजाइम डालूंगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डालते ही वेक्टर क्या हो जाता है, कट हो जाता है। कट हुआ या नहीं, बिल्कुल। अब मुझे जिस जीन को पहुंचाना है, मैं उस जीन को इसके अंदर डालूंगा। सो लेट्स से दिस इज व्हाट, फॉरेन डीएनए। इस फॉरेन डीएनए को मैंने किस में डाला, बीकर में। क्या फॉरेन डीएनए अपने आप वेक्टर के साथ जुड़ेगा या एंजाइम चाहिए, एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, लाइगेज। कौन सा एंजाइम चाहिए, लाइग। जैसे ही मैंने लाइगेज लगाया, हो सकता है कि फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड आपस में क्या हो जाएं, जुड़ जाएं। बात समझ में आ रही है या नहीं? ये फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। भाई प्लाज्मिड अलग डीएनए है, फॉरेन डीएनए हमारा अलग है। जब दो अलग अलग डीएनए आपस में जुड़ते हैं, तो जो नया डीएनए बनता है, उस नए डीएनए को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। क्या बोला जाता है इसे? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये प्लाज्मिड, ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया? या थोड़ा ध्यान से सुनो, बात समझ में आ रही है? प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर।
ये हमारे डीएनए को कहां लेकर के जाएगा? होस्ट में। पहले डीएनए को इसके साथ क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या ऐड किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्लाज्मिड क्या हो गया? कट। फिर मैंने क्या डाला? फॉरेन डीएनए। फिर क्या डाला? लाइगेज। लाइगेज की मदद से प्लाज्मिड और फॉरेन डीएनए आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अगर ये दोनों जुड़े तो नया डीएनए जो बना, क्या मैं इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकता हूं? अच्छा, क्या जरूरी है कि सारे प्लाज्मिड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए जुड़े ही? हो सकता है कि लाइगेज की मदद से ये प्लाज्मिड के एंड दोबारा से आपस में जुड़ जाए। अगर ये दोबारा से आपस में जुड़ गए, क्या फॉरेन डीएनए यहां पर जुड़ पाएगा? और क्योंकि यहां पर फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ रहा, तो क्या मैं इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोल सकता हूं? अबे समझ में आ रहा है भाई या नहीं? जिसमें फॉरेन डीएनए जुड़ा उसको क्या बोला? रिकॉम्बिनेंट। जिसमें नहीं जुड़ा उसे क्या बोला? नॉन रिकॉम। चाहिए कौन सा हमको? रिकॉम्बिनेंट, जिसमें फॉरेन डीएनए है। हमको कौन सा चाहिए? रिकॉम। नॉन रिकॉम्बिनेंट हमारे किसी काम का है क्या? नहीं। अब आप इस बीकर के अंदर पहचानोगे कैसे कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है? ये हमको दिखेगा थोड़ी ना। हमको तो बस वाटर दिखेगा बीकर के अंदर। तो सिलेक्टेबल मार्कर वो जीन होते हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में डिफरेंशिएट करवाते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि सिलेक्टेबल मार्कर ऐसे जीन होते हैं जिनके मदद से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, किस पर फॉरेन डीएनए जुड़ा है और किस पर फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा है। इतनी बात समझ में आ रही है यानी? पक्का क्लियर है सबको? व्हाट इज सिलेक्टेबल मार्कर? सो सिलेक्टेबल मार्कर इज अ जीन, it is a gene. Selectable marker is a gene which helps in selectable marker is a gene which helps in differentiating. It is a gene which helps in differentiating between recombinant and non-recombinant, recombinant and non-recombinant. तो सिलेक्टेबल मार्कर के मदद से हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इट इज अ जीन विच हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है सबको ये? कोई डाउट इसमें? समझ में आया? जहां से डीएनए रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? ओराई। जो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में डिफरेंशिएट करवाए उसे क्या बोलेंगे? सिलेक्टेबल मार्कर। एनसीईआरटी में सिलेक्टेबल मार्कर के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल कैन बी एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन क्या होता है? एंटीबायोटिक। एक और एग्जाम्पल कैन बी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन भी क्या होता है? एंटीबायोटिक। कैनामाइसिन, ये भी क्या है? एंटीबायोटिक। वन मोर एंटीबायोटिक इज देयर, दिस इज कॉल्ड क्लोरेमफेनिकॉल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरेमफेनिकॉल। ये सब क्या है हमारे पास? एंटीबायोटिक। कोई भी ऐसा जीन जो एंटीबायोटिक से प्रोटेक्शन देता है, ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या बोलते हैं इसे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। सो दीज जीन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस एग्जांपल लिख लीजिए। सिलेक्टेबल मार्कर तो क्लियर है ना कि सिलेक्टेबल मार्कर का फंक्शन क्या होता है? इसके मदद से हम किसके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। बात समझ में आई इतना? पक्का क्लियर है? वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए? ओराई, क्योंकि वहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। दूसरा क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर, जिसके मदद से हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में डिफरेंशिएट करवा सकते हैं। क्लियर है सबको ये? तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो वेक्टर के अंदर होनी चाहिए, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज क्लोनिंग साइट। लिख लेना, मैं भी टाइम दूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? क्लोनिंग साइट। अच्छा याद कीजिए, हमने पढ़ा था restriction endonuclease are the enzyme which cut at a particular site called recognition site। याद है या नहीं? भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कहीं पर भी काटता है या अपनी साइट पर काटता है? साइट पर काटता है। उस साइट को क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन साइट। उसको रिकॉग्निशन साइट भी बोल सकते हो, पैलिंड्रोमिक साइट भी बोल सकते हो, क्लोनिंग साइट भी बोल सकते हो, एक ही बात है। जिस पॉइंट पर एंजाइम कट करता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोनिंग साइट। क्या बोला जाता है उसे? क्लोनिंग साइट। एक मिनट के लिए सुनना, ध्यान से सुनिए। मेरे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने क्या बोला? प्लाज्मिड। ये मेरे डीएनए को कहां पर लेकर के जाएगा? होस्ट में। कहां पर लेकर के जाएगा? लेकिन डीएनए को तो तब लेके जाएगा जब मैं डीएनए इसके साथ जोड़ूंगा। अगर मैं डीएनए को प्लाज्मिड पर जोड़ना चाहता हूं तो पहले प्लाज्मिड को क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। और कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करूंगा? रेस्ट्रिक्शन। लेकिन याद कीजिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो तभी कट लगा सकता है जब उसकी रिकॉग्निशन साइट हो। क्या बिना रिकॉग्निशन साइट के ये एंजाइम इसके ऊपर काम करेगा? अगर इको एंजाइम में यूज कर रहा हूं,
इको आर्बन की रिकॉग्निशन साइट क्या होती है? GAATTC। GAATTC का यहां होना जरूरी है, तभी इको आर्बन इसको कट कर सकता है, वरना इसको कट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप वेक्टर को कट करना चाहते हो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करना चाहते हो, तो उस वेक्टर के ऊपर उस एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन होनी चाहिए। और उसी रिकॉग्निशन साइट को हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग साइट। क्या बोलते हैं उसे? क्लोनिंग साइट। बात समझ में आ रही है? भाई कट तो करना पड़ेगा, और कट करोगे कैसे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां पर कट करता है? रिकॉग्निशन साइट। उसी रिकॉग्निशन साइट को क्या बोलते हैं? क्लोनिंग साइट। समझ आ रहा है कुछ या नहीं? एक तो क्लास में इतनी इको होती है ऑलरेडी, और तुम भी ऐसे मुंह बना के बैठे रहते हो, जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शक्ल ही ऐसी है। देखो, मान लो हम कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना यार, कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं? इको आर 1। इको आर 1 यूज कर रहे हैं। इको आर 1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है? GAATTC। सुनिए, मान लीजिए इस पॉइंट पर किसका, इस पॉइंट पर इको आर 1 की क्या है? रिकॉग्निशन साइट। इस पॉइंट पर भी इको आर 1 की क्या है? रिकॉग्निशन साइट। ठीक है। इस पॉइंट पर भी क्या है? इको आर 1 का रिकॉग्निशन पॉइंट है। यहां पर भी इको आर 1 का रिकॉग्निशन पॉइंट है। तो इस वेक्टर के ऊपर टोटल इको आर 1 की कितनी साइट है? 4। अगर मैंने यहां पर इको आर 1 डाल दिया, तो इको आर 1 कहां कहां पर कट लगा सकता है? इन 4 पोजीशंस पर। और अगर इन 4 पोजीशंस पर इको आर 1 ने कट लगाया, तब तो वेक्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए, वेक्टर तो बचेगा ही नहीं, ये तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर एक से ज्यादा साइट होगी, भाई हम करना क्या चाहते हैं? इसको बस हम थोड़ा सा कट ही तो करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्पेस बन जाए जिससे कि हम फॉरेन डीएनए को यहां पर जोड़ दें। एक साइट होना, एक ही साइट होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा साइट होगी, तो उस वेक्टर के फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, वो वेक्टर मतलब ब्रेक हो जाता है स्मॉल फ्रैगमेंट्स में। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत इसमें? तो किसी भी वेक्टर पर क्लोनिंग साइट तो होनी चाहिए एंजाइम के लिए, लेकिन एक एंजाइम के लिए कितनी साइट? एक। अगर एक से ज्यादा होगी, तो वो मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। क्लियर है सबको ये? ठीक है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए? क्लोनिंग साइट। सो वेक्टर शुड पोजेस, वेक्टर शुड पोजेस, वेक्टर शुड पोजेस क्लोनिंग साइट, vector should possess cloning site for few restriction enzymes, for for few restriction enzymes। कुछ restriction enzymes के लिए वेक्टर के ऊपर क्या होनी चाहिए? क्लोनिंग साइट। बट बट प्रिफरेबली बट प्रिफरेबली वन क्लोनिंग साइट, वन साइट फॉर अ पर्टिकुलर एंजाइम, फॉर अ पर्टिकुलर एंजाइम। एक एंजाइम के लिए कितनी साइट होनी चाहिए? एक। अलग अलग एंजाइम की साइट्स होनी चाहिए, लेकिन एक एंजाइम की कितनी साइट होगी? खाली एक। अगर एक से ज्यादा हुई, तो वो मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो सकता है। क्लियर है सबको ये? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? वेक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द एजेंट विच कैन डिलीवर फॉरेन डीएनए इनसाइड होस्ट सेल। किसी भी वेक्टर की आइडियल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? 3। सबसे पहला उस पर क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिससे कि हम जीन की क्या बना सके? मल्टीपल कॉपी। दूसरा क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर, जिसके मदद से हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट। तीसरा क्या होना चाहिए? क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट किसके लिए होती है? एंजाइम, ताकि हम एंजाइम के मदद से वेक्टर को कट कर सके। लेकिन एक एंजाइम के लिए कितनी साइट होनी चाहिए? खाली एक। अगर एक से ज्यादा हुई, तो क्या हो जाते हैं? फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा। क्लियर है सबको ये? बस लिख लीजिए इसको जल्दी। हो गया ये? ठीक है, हो गया।
समझ में आए तीनों पॉइंट्स? क्लोरेम्फेनिकॉल। ये देखो, ये क्लास में बैठ के फिजिक्स पढ़ रहा है। देखो, मैं बाहर फेंक दूंगा उठा के तेरे को। क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ, क्या? तो बाहर जाके पढ़ना भाई। तो मेरे को क्यों, मेरा कंसंट्रेशन क्यों खराब कर रहा है? जाओ जाओ बाहर जाके पढ़ो। सेल्फ स्टडी करो जा करके। क्यों टाइम पास कर रहे हो उधर? चले, हो गया है? ठीक है, समझ में आई इतनी प्रॉपर्टी वेक्टर के बारे में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। अगला है टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब अलग अलग प्रकार के वेक्टर हो सकते हैं। लाइक फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज प्लाज्मिड। सबसे पहला वेक्टर कौन सा होता है हमारा? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कैन एक्ट लाइक वेक्टर। क्या होते हैं प्लाज्मिड? प्लाज्मिड के बारे में मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए में भी बताया था, याद है या नहीं? बैक्टीरिया के अंदर अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई डीएनए है तो इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डीएनए। इफ डीएनए इज लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस वी कॉल इट एज व्हाट? क्रोमोसोमल। अगर डीएनए न्यूक्लियस के बाहर है यानी कि साइटोप्लाज्म में, तो इसे क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोमल, न्यूक्लियस के बाहर है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। या इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम और क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड किस प्रकार का डीएनए होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। So plasmid is a kind of extra chromosomal DNA. Plasmid is a kind of extra chromosomal DNA. It is an extra chromosomal DNA, यानी ये न्यूक्लियस के अंदर होगा या बाहर? बाहर। That means it is located in cytoplasm. कहां पर होता है ये? साइटोप्लाज्म में। It is located in cytoplasm. Extra chromosomal DNA located outside nucleus in cytoplasm is called plasmid. इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। अच्छा, मैंने अभी बताया था कि प्लाज्मिड के अंदर अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ध्यान से सुनना, प्लाज्मिड के पास क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो ये अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है या रेप्लिकेशन के लिए ये क्रोमोसोमल डीएनए के ऊपर डिपेंड करेगा? अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है ना भाई। अगर खुद का ओराई है तो क्या इसका डिवीजन क्रोमोसोम के डीएनए के डिवीजन पर डिपेंड करेगा? नहीं, ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका रेप्लिकेशन क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज, इसको क्या बोला जाता है? इट इज आल्सो नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। कौन सा डीएनए होता है ये? सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए बिकॉज इट हैज इट्स ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके पास अपना खुद का क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसीलिए अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है। इसका रेप्लिकेशन क्रोमोसोमल डीएनए के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है सबको? न्यूक्लियस के बाहर है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। खुद का ओराए है तो अपने आप क्या कर सकता है? रेप्लिकेट। कैसा डीएनए है ये? सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है। अब एक और चीज सुनिए यहां पर, एक मिनट सुनना। अगर ये प्लाज्मिड है, जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? ओराए। ओराए कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। सुनना, कॉपी नंबर क्या होता है? ओराए कैन कंट्रोल कॉपी नंबर ऑल्सो। कॉपी नंबर का मतलब क्या होता है? सुनिए, अगर ये डीएनए एक बार रेप्लिकेट होगा तो कितनी कॉपी बनेंगी? दो। कितनी कॉपी बनी? दो। मैं कहूंगा कि इसका इसका कॉपी नंबर क्या है? दो। अगर ये सेकंड टाइम रेप्लिकेट हुआ तो कितनी कॉपी बनेंगी? चार। तो हम कहेंगे कॉपी नंबर कितना है? चार।
अगर ये थर्ड टाइम रेप्लिकेट होगा तो कितनी कॉपी बनेगी? 8। हम कह सकते हैं कॉपी नंबर क्या है? 8। बात समझ में आ रही है? कॉपी नंबर का मतलब होता है कितनी नंबर ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज बन रही हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉपी नंबर। क्या बोला जाता है इसे? कॉपी नंबर। कॉपी नंबर को कंट्रोल कौन करता है? ओराई। कौन कंट्रोल करता है? ओराई। तो ये जो प्लाज्मिड होता है, इसका कॉपी नंबर कितना हो सकता है? कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड कैन रेंज इन बिटवीन 15 टू 100। कितना कॉपी नंबर हो सकता है इसका? 15 से लेकर के 100 तक। यानी कि ये 15 कॉपीज भी बना सकता है और 100 कॉपीज भी बना सकता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? इसका कॉपी नंबर कितना होता है? 15 से लेकर के 100। यानी कि सुनिए एक मिनट के लिए, अगर मैंने अपने फॉरेन जीन को, अगर मैंने डीएनए को प्लाज्मिड के ऊपर ऐड किया, अगर प्लाज्मिड का कॉपी नंबर 10 है तो मेरे जीन की कितनी कॉपीज बनेंगी? 10। जीन की कितनी कॉपीज बनी? 10। अगर इसका कॉपी नंबर 100 है तो जीन की कितनी कॉपीज बनेंगी? 100। तो आप हमेशा कौन सा वेक्टर सिलेक्ट करना चाहेंगे, जिसका कॉपी नंबर ज्यादा होगा या कॉपी नंबर कम होगा? ज्यादा होगा। जितना ज्यादा कॉपी नंबर होगा उतनी ही नंबर ऑफ कॉपीज बनती हैं जीन की, और जितनी ज्यादा कॉपी बनेगी उतने ही चांसेस हैं कि आने वाले जनरेशन में वो कॉपीज क्या हो? डिस्ट्रीब्यूट हो। क्लियर है सबको ये? प्लाज्मिड का कैसा डीएनए है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ठीक है, कहां होता है? न्यूक्लियस के बाहर। कॉपी नंबर कितना होता है? 15 से 100। क्लियर है सबको? एंड इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इट हैज इट्स ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके पास अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होता है। वन मोर थिंग, प्लाज्मिड की शेप कैसी होती है? कैसा डीएनए है ये? सर्कुलर। कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? 2। तो हम इसको कह सकते हैं दैट इट इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और किसकी तरह काम कर रहा है ये? वेक्टर। वेक्टर का मतलब जीन को कहां डिलीवर करेगा? होस्ट में। और मेनली कौन से होस्ट में डिलीवर करता है? बैक्टीरिया में। कहां पर डिलीवर करेगा? अगर आप जीन को बैक्टीरिया में पहुंचाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट वेक्टर कौन सा है? प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब जीन को पहुंचाना। ठीक है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म विच टाइप ऑफ सेल? इट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल। कहां पर पहुंचाता है जीन को ये? बैक्टीरियल सेल में। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल। बात समझ में आ रही है? प्लाज्मिड के बारे में इतना क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक है, कहां होता है? न्यूक्लियस के बाहर। अपना खुद का ओराई है तो खुद से ये क्या कर सकता है? रेप्लिकेट। इसका मतलब कैसा डीएनए है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, कॉपी नंबर 15 से 100। और किसको ट्रांसफॉर्म करता है? बैक्टीरियल सेल। जीन को कहां पर ट्रांसफर करेगा? बैक्टीरियल सेल के अंदर। क्लियर है सबको इतनी बातें? कोई दिक्कत नहीं है? प्लाज्मिड आपने पहले भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ प्लाज्मिड कैन बी, फर्स्ट एग्जांपल इज पीबीआर 322। सुना है सबने? ये नेचुरल प्लाज्मिड है या आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। कहां पर बनाया गया? लैब में। ठीक है, सो पीबीआर 322 इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। कैसा प्लाज्मिड होता है ये? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। इट इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। इसको दो साइंटिस्ट ने बनाया। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय टू साइंटिस्ट, बोलीवर एंड रॉड्रिग्यूस। बोलीवर एंड रॉड्रिग्यूस, सुने हैं नाम? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड ऑफ बोलीवर एंड रॉड्रिग्यूस, पीबीआर। और कौन से नंबर का प्लाज्मिड है ये? 322। यानी कि इससे पहले 321 और भी प्लाज्मिड थे, और 322वें नंबर का ये प्लाज्मिड है। किसने बनाया है? बोलीवर और रॉड्रिग्यूस ने। कैसा प्लाज्मिड है? आर्टिफिशियल। कैसा है ये? आर्टिफिशियल। नेचुरली ये एग्जिस्ट नहीं करता, हमने इसको लैब में बनाया। अच्छा, प्लाज्मिड, अब आप तो जानते ही हैं कि प्लाज्मिड की शेप कैसी होती है? इट इज अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। तो इस सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमने क्या बोला? प्लाज्मिड। अच्छा, प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहला, प्लाज्मिड में क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो मान लीजिए ये क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट होता है जहां से डीएनए का क्या स्टार्ट होता है? रेप्लिकेशन। सो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ये वो पॉइंट है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। सो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। इस पॉइंट से डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होगा? स्टार्ट होगा। उसके बाद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ठीक बगल में यहां पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा सेगमेंट होता है। और डीएनए के सेगमेंट को क्या हम जीन बोल सकते हैं?
भाई ये पूरा डीएनए ही तो है। डीएनए के छोटे से सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? जीन। ओराई के ठीक साइड में एक जीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आरओपी। क्या बोला जाता है? आरओपी। फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर बोलते हैं वैसे इसे। क्या है? एक तरीके का जीन। अच्छा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है तो क्या बनता है? प्रोटीन। इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन। ये प्रोटीन किस में हेल्प करता है? दिस प्रोटीन हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इस प्रोटीन के मदद से डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन। ध्यान से सुनना, रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होता है? ओराए। और किसके वजह से होता है? आरओपी। आरओपी ने क्या बनाया? प्रोटीन, जो कि किस में हेल्प कर रहा है? रेप्लिकेशन में। लेकिन रेप्लिकेशन होता कहां से है? ओराई से। ये बात याद रहेगी। रेप्लिकेशन होगा कहां से? ओराई से। हेल्प कौन करता है? आरओपी। क्लियर है सबको? द पॉइंट फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स इज कॉल्ड ओराई। The protein which helps in replication of DNA is ROP। कौन सा जीन हेल्प कर रहा है? ROP। क्लियर है सबको? ये कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास अपना खुद का क्या है? ओराई। तो हमारे जीन की क्या बना सकता है ये? मल्टीपल कॉपीज। दूसरा, दूसरा एक चीज यहां पर और सुनिए भाई, वेक्टर के अंदर सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए या नहीं? और सिलेक्टेबल मार्कर किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ज्यादातर ज्यादातर ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन कौन से होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो यहां पर हमारे पास एक जीन होता है, इस जीन को हम क्या बोलते हैं? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। क्या बोला जाता है इसे? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। यानी कि ये जीन किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? कौन से एंटीबायोटिक से बचाएगा? एम्पिसिलिन। क्लियर है सबको? इस तरफ हमारे पास एक और जीन है, इस जीन को हम क्या बोलते हैं? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इसको पता है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये वाला जीन कौन से एंटीबायोटिक से बचाता है? टेट्रासाइक्लिन। किससे बचाता है ये? टेट्रासाइक्लिन। समझ में आ रही है बात? भाई वेक्टर के अंदर कितनी चीजें होनी चाहिए? तीन। पहला ओराए, दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर, तीसरा क्या होता है? क्लोनिंग साइट। क्या यहां पर ओराए है? बिल्कुल। क्या यहां पर सिलेक्टेबल मार्कर है? है। कितने हैं? दो। पहला एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, दूसरा कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन। अब अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है तो हमको क्या चाहिए? क्लोनिंग साइट। यहां पर अलग अलग एंजाइम के लिए क्लोनिंग साइट भी होती है। जैसे कि अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर एक एंजाइम कट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? PVU1। क्या बोलते हैं इसे? अगर मैं PVU1 एंजाइम लगाऊंगा तो कौन सा पोर्शन कट होगा? ये वाला। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो यहां पर एक दूसरा एंजाइम कट करता है जिसको हम बोलते हैं PST1। क्या बोलते हैं इसे? PST1। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पर कौन सा एंजाइम कट करेगा? BAMH1। ये सारे नाम याद रखने हैं आपको। कौन सा कट करेगा? BAMH1। अगर मैं इस पॉइंट पर कट करना चाहता हूं तो कौन सा एंजाइम कट करेगा? SAL1। कौन सा एंजाइम कट करेगा? सेल। यहां पर देखा जाए तो कौन सा एंजाइम कट करता है? EcoR1। कौन सा एंजाइम? इसका तो सीक्वेंस भी पता होगा आपको। इधर अगर देखा जाए तो कौन सा एंजाइम कट करेगा? CLAV1। यहां पर कौन सा एंजाइम कट करेगा? HIND3। सुना है HIND3? और इधर आरओपी जीन के अंदर एक और एंजाइम की साइट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? PVU2। तो टोटल कितने एंजाइम की मदद से हम इसको कट कर सकते हैं? 8। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड 8। टोटल कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट है यहां पर? 8। लेकिन क्या किसी एक एंजाइम के लिए एक से ज्यादा साइट है? हर एक एंजाइम के लिए कितनी साइट है? खाली एक। अगर एक से ज्यादा साइट होगी तो इसके क्या हो जाएंगे? फ्रैगमेंट। याद आ रहा है या नहीं? पक्का क्लियर है सबको? मैंने बस स्ट्रक्चर समझाया है, अभी फंक्शन नहीं। बस ये स्ट्रक्चर आपको फिलहाल याद करना है। क्लियर है? प्लाज्मिड कैसा डीएनए होता है? जल्दी बताइए। इट इज अ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कैसा डीएनए है ये? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जो बनाया गया उसको क्या बोलते हैं? PBr322। किसने बनाया? बोलीवर एंड रॉड्रिग्यूज। सबसे पहले यहां पर क्या होता है? ओराए। ओराए वो पॉइंट है जहां से डीएनए का क्या स्टार्ट होता है? रेप्लिकेशन। इसके बगल में कौन सा जीन है? आरओपी। इससे क्या बनता है? प्रोटीन, जो कि किस में हेल्प करता है? रेप्लिकेशन होगा कहां से? ओराए। हेल्प कौन करेगा? आरओपी। सिलेक्टेबल मार्कर के कितने जीन होते हैं? दो। ये वाला किसके लिए रेजिस्टेंस देता है? टेट्रासाइट। ये वाला किसके लिए रेजिस्टेंस देता है? एम्पिसिलिन। टोटल कितनी क्लोनिंग साइट होती है? 8। इधर कौन सी? PVU1। इधर कौन सी? PST1। इधर कौन सी? BAMH1। इधर SAL1। एटलीस्ट ये चार तो याद होनी चाहिए। इन पे से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं।
एम्पिसिलिन में कौन कौन से PVU1 PST1, इधर कौन से BAMH1 SAL1। ध्यान से सुनो यार, लिखो मत, एक मिनट प्लीज, इधर देख लीजिए। कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है? दो, एम्पिसिलिन और टेट्रास। ये किससे प्रोटेक्शन दे रहा है? एम्पिसिलिन। ये किससे दे रहा है? टेट्रास है। दोनों ही क्या है? जीन। सुनिए एक मिनट, दोनों क्या है हमारे पास? जीन है। मान लीजिए मैंने ये जो एम्पिसिलिन वाला जीन है, ध्यान से सुनना, ये जो एम्पिसिलिन वाला जीन है, मैंने इस एम्पिसिलिन वाले जीन को कट करके निकाला। ये हमारे पास क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये जीन किससे प्रोटेक्शन देता है? एम्पिसिलिन। सो इट इज अ काइंड ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। या क्या मैं कह सकता हूं दैट जीन इज नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए? जीन किसका सेगमेंट है? डीएनए का। अच्छा, जीन जब एक्सप्रेस करता है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? एमआरएनए। ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन। पता है सबको या नहीं? क्लियर है ये? भाई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट क्या है? जीन। जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना? एमआरएनए। ट्रांसलेशन हुआ तो क्या बना? प्रोटीन। ध्यान से सुन लो प्लीज, ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, मैं दोबारा बता देता हूं। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? आरएनए। ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन। और ये प्रोटीन कौन से एंटीबायोटिक से बचाता है? कौन से एंटीबायोटिक से बचाएगा? एम्पिसिलिन से बचाएगा। बैक्टीरिया को किससे बचाएगा? एम्पिसिलिन से। तो अगर एम्पिसिलिन से प्रोटेक्शन चाहिए तो इस प्रोटीन का बनना जरूरी है या नहीं? और ये प्रोटीन कब बनेगा? जब इस जीन का एक्सप्रेशन होगा। कौन से जीन का? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। क्लियर है ये? पता है सबको इतना? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ा है या नहीं? भाई डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। एमआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर। पढ़ा है? ये कौन सा एंड हो गया? 5 प्राइम। ये कौन सा एंड हो गया? 3 प्राइम। इधर क्या होती है? कैप। इधर क्या होती है? टेल। यहां पर क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। सुनो एक मिनट के लिए, 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। और इस ट्रिपलेट को क्या बोला जाता है? कोडॉन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट? AUG। इसको मैं क्या बोलूंगा? कोडॉन। किसके लिए कोड करता है? अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड? मेथियोनिन। आगे यहां आ गया GUG, ये किसके लिए कोड कर रहा है? वैलिन। कौन सा अमाइनो एसिड जुड़ेगा? वैलिन। भाई डीएनए से क्या बना? आरएनए। आरएनए पर क्या होते हैं? कोडॉन। उस कोडॉन पर क्या जुड़ते हैं? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के जुड़ने के बाद क्या बनता है? प्रोटीन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई प्रोटीन की इंफॉर्मेशन, प्रोटीन में कौन सा अमाइनो एसिड किस नंबर पर लगेगा, ये डिसाइड होता है कोडॉन से। यार क्लियर है? ये पता है ना? ये कौन डिसाइड करता है? कोडॉन। बात समझ में आ रही है? अच्छा सुनिए, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को अगर मैं कट करना चाहता हूं तो कौन कौन से एंजाइम यूज कर सकता हूं मैं? PVU1 या PST1। दोनों किसको काटेंगे? एम्पिसिलिन जीन को। किसको कट करेंगे? एम्पिसिलिन। सुन लो, यहां पे मैं डाउट बताऊंगा नहीं। कौन से जीन से कट होता है ये? PVU या PST। मान लो मैंने कौन सा एंजाइम ले लिया? PVU1। PVU1 के लेते ही ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो जाएगा? कट। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो गया? कट हो गया। बात समझ में आ रही है? ये कट हो गया। कट होने के बाद मान लीजिए मेरे पास क्या है यहाँ पर? फॉरेन डीएनए। क्या है मेरे पास अभी? फॉरेन डीएनए। मैं इस फॉरेन डीएनए को यहाँ पर जोड़ना चाहता हूं। अगर मैं फॉरेन डीएनए को जोड़ना चाहता हूं तो मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए? लाइगेस। जैसे ही मैंने लाइगेस लगाया, क्या लाइगेस के लगाते ही फॉरेन डीएनए इसके बीच में जुड़ जाएगा या नहीं? सुनना ध्यान से, फॉरेन डीएनए जुड़ा। कौन से जीन के बीच में जुड़ा फॉरेन डीएनए? एम्पिसिलिन। लेकिन फॉरेन डीएनए के जुड़ते ही क्या मैं कह सकता हूं कि इस जीन का पूरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बदल जाएगा? फॉरेन डीएनए के यहां पर बीच में आते ही क्या इस जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बदल गया? अगर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बदल जाएगा तो कोडॉन का सीक्वेंस भी बदल जाएगा। और अगर कोडॉन का सीक्वेंस बदल गया तो क्या सेम प्रोटीन बनेगा? नहीं। क्या एम्पिसिलिन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगी? तो क्या ये जीन इनएक्टिव हो गया? बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है? दूसरा एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कौन सा जीन है? टेट्रासाइक्लिन। कौन सा जीन है ये? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। यहां पर मैंने कौन सा एंजाइम यूज किया? BAMH1। BAMH1 यूज करूंगा तो टेट्रासाइक्लिन क्या हो जाएगा? कट हो गया। कट होने के बाद मैंने लाइगेस की मदद से बीच में क्या जोड़ दिया? फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए के लगाते ही क्या पूरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बदल गया? क्या कोडॉन का सीक्वेंस बदल गया? क्या सेम प्रोटीन बनेगा? नहीं। तो क्या टेट्रासाइक्लिन से प्रोटेक्शन मिलेगी? तो जीन क्या हो गया? इनएक्टिव।
किसी भी जीन को कट करके अगर उसमें आप फॉरेन डीएनए को डाल देते हैं तो उसका पूरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या हो जाता है, चेंज, वो जीन क्या हो जाता है, इनएक्टिव। इस तरीके से जीन को इनएक्टिव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। किसी भी जीन को इनएक्टिव करना है तो उसको कट करो, बीच में क्या डाल दो, फॉरेन डीएनए, उसका सीक्वेंस क्या हो जाता है, डिस्टर्ब, और जीन क्या हो जाता है, इनएक्टिव। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बात समझ में आ रही है, पक्का क्लियर है सबको, ये याद रहेगा। What is insertional inactivation? It is a process of inactivating gene by inserting a piece of foreign DNA inside it. Foreign DNA के पीस को डाल दो जीन के बीच में, जीन क्या हो गया, इनएक्टिव। समझ गए इतना? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्लियर है या नहीं? ठीक है, शुक्र है समझ तो आया ये। ठीक है, क्वेश्चन इस पे किस तरीके का आता है, सुनिए एक मिनट के लिए। क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, लेट्स से दिस इज पीबीआर 322। हमारे पास क्या है, पीबीआर 322। पीबीआर 322 में कितनी तरीके की रेजिस्टेंस होती हैं, दो। ये वाला जीन किससे रेजिस्टेंस दे रहा है, एम्पिसिलिन। ये वाला किससे दे रहा है, सुनना ध्यान से क्वेश्चन कैसे आता है। एम्पिसिलिन, दूसरा कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन। अगर ये किसी बैक्टीरिया में होगा तो बैक्टीरिया को कितने एंटीबायोटिक से प्रोटेक्शन मिलेगी, दोनों से, एम्पिसिलिन से भी और टेट्रासाइक। लेकिन सुनिए, मान लीजिए मैंने पीबीआर 322 को कट किया, कौन सा एंजाइम यूज करके, बैम H1। कौन सा एंजाइम यूज किया, सुन लो, कौन सा एंजाइम, बैम H1। बैम H1 कहां पर कट लगाता है, टेट्रासाइक। तो कौन सा जीन कट होगा, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन कट हुआ तो फॉरेन डीएनए भी कहां जुड़ेगा, टेट्रासाइक्लिन। फॉरेन डीएनए जुड़ा तो टेट्रासाइक्लिन क्या हो गया, इनएक्टिव। तो क्या इसके खिलाफ रेजिस्टेंस मिलेगी, नहीं, लेकिन एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस मिलेगी। बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन में सरवाइव करेगा या एम्पिसिलिन में सरवाइव करेगा, कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन। दूसरा एक और एग्जांपल बता रहा हूं मैं। मान लीजिए बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर मैंने कौन सा प्लाज्मिड डाला, पीबीआर 322। इधर कौन सा जीन है, एम्पिसिलिन। इधर कौन सा जीन है, टेट्रासाइक्लिन। लेट्स से वी आर कटिंग पीवीआर 322 बाय यूजिंग विच एंजाइम, पीवीयू1। पीवीयू1 कहां पर कट लगाता है, कौन से जीन को काटेगा, एम्पिसिलिन। कौन से जीन को कट करेगा, एम्पिसिलिन। तो जगह कहां पर बनी, एम्पिसिलिन में। फॉरेन डीएनए कहां जुड़ेगा, एम्पिसिलिन में। फॉरेन डीएनए के जुड़ते ही ये जीन क्या हो गया, इनएक्टिव। ये जीन क्या है, एक्टिव। क्या इससे प्रोटेक्शन मिलेगी, नहीं, लेकिन क्या टेट्रासाइक्लिन से प्रोटेक्शन मिलेगी। तो बैक्टीरिया किस में सरवाइव करेगा, किस में मरेगा, एम्पिसिलिन। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। मेरे को भरोसा नहीं है तुम पे कि तुम्हें समझ में आ गया है। कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं जो फिजिक्स की किताब लेके बैठे हैं, कुछ उधर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये सब मोह माया चल रहा है, कथा सुन रहे हैं, सत्यनारायण की कथा चल रही है ये। देखो इतना क्लियर है या नहीं है, समझ गए ये। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। तो पीबीआर 322 कैसा प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियल। क्या लिख रहे हो, लिख क्या, अभी पढ़ाना है अभी भाई, रुक जा अभी। ठीक है, कैसा वेक्टर है, आर्टिफिशियल। किसने बनाया, बोलीवर और रॉड्रिग्यूस। सकते हैं 8। कितने एंजाइम, 8। क्लियर है सबको ये। सिलेक्टेबल मार्कर कितने हैं, 2, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। स्टार्ट कहां से होता है रेप्लिकेशन, ओराई। हेल्प कौन करता है, आरओपी। याद रहेगा इतना। अब सिलेक्टेबल मार्कर मैं बता देता हूं, रुकिए। सिलेक्टेबल मार्कर की तरह इसको हम कैसे यूज करते हैं, सुन लो एक मिनट के लिए। हाउ वी कैन यूज इट लाइक अ सिलेक्टेबल मार्कर। देखिए, सुनिए, ये है तो प्लाज्मिड, यानी कि ये हमारे डीएनए को कहां पर डिलीवर करेगा, बैक्टीरिया में। कहां डिलीवर करेगा, अगर आप डीएनए को बैक्टीरिया में पहुंचाना चाहते हो तो क्या यूज करेंगे, प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड है, पीबीआर 322। सुनना, लेट्स से दिस इज पीबीआर 322। अच्छा, अब इस बीकर के अंदर हम बहुत सारे पीबीआर 322 ले सकते हैं, एक से तो काम नहीं बनेगा। लेट्स से दिस इज पीबीआर 322 और ये भी हमारे पास क्या है, पीबीआर 322। ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्लाज्मिड्स हैं। यहां पर कौन सा जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। यहां पर कौन सा जीन है, टेट्रासाइक्लिन। इधर भी कौन सा है, एम्पिसिलिन। इधर भी कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन। बात समझ में आ रही। अगर मुझे फॉरेन डीएनए ट्रांसफर करना है तो पहले डीएनए को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना है तो पहले इसे क्या करना पड़ेगा, कट। कट कैसे करेंगे, रेस्ट्रिक्शन। तो मान लीजिए मैंने यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, कौन सा, बैम H1। बैम H1 किसे कट करता है, किसको कट करता है, तो कौन सा वाला जीन कट होगा,
टेट्रासाइक्लिन, इधर भी कौन सा कट होगा, टेट्रासाइक्लिन। अब मैं जिस डीएनए को पहुंचाना चाहता हूं, मैं उस फॉरेन डीएनए को इसमें क्या करूंगा, ऐड। सो लेट्स से दिस इज व्हाट फॉरेन डीएनए। लेकिन क्या फॉरेन डीएनए अपने आप जुड़ेगा या एंजाइम चाहिए, कौन सा एंजाइम, तो मैंने क्या ऐड किया, लाइगेस। लाइगेस के मदद से हो सकता है कि इस टेट्रासाइक्लिन वाले जीन के बीच में फॉरेन डीएनए जाकर के जुड़ जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये दोनों प्लाज्मिड के एंड दोबारा से अपने आप ही जुड़ जाए। बात समझ में आ रही है नहीं भाई, हो सकता है कि डीएनए भी जुड़ जाए, हो सकता है कि अपने आप में जुड़ जाए। अगर डीएनए लग गया तो क्या मैं इसको रिकॉम्बिनेंट बोल सकता हूं, अभी बताया था मैंने, अगर फॉरेन डीएनए जुड़ जाता है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, रिकॉम्बिनेंट। अगर फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा है तो मैं इसे क्या बोलूंगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे इसे हम, चाहिए कौन सा हमको, रिकॉम्बिनेंट। बात समझ में आ रही है, पक्का क्लियर है सबको ये, कोई डाउट नहीं है इसमें। अरे यार हद है, अपने आप क्यों नहीं जुड़ेगा, लाइगेस की मदद से जुड़ रहा है ना, नहीं समझे, बताना है, मैं बोल रहा हूं नहीं आ रहा है समझ में, देख लो। तुम बहुत खतरनाक लेवल पे खेल रहे हो, जो भी पूछ रहा है मेरे से ये कैसे जुड़ रहा है अपने आप ही ये, तुम खतरों के खिलाड़ी हो भाई, हैवी ड्राइवर हो ऐसे। मतलब हद कर दी तुमने यार, पूरा लाइगेस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ लिया है, अब बोल रहे हो कि कैसे जुड़ रहा है। दोबारा से पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, तो क्लास के बाद पूछना। इतना क्लियर है, समझ में है भाई। फॉरेन डीएनए जुड़ा तो क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। नहीं जुड़ा तो क्या बोलेंगे, चाहिए कौन सा हमको, रिकॉम। भाई डीएनए को कहां पहुंचाना चाहते हैं हम, बैक्टीरिया में, सुन लीजिए, एक मिनट। अच्छा, अगर इसके अंदर फॉरेन डीएनए जुड़ गया तो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन क्या हो गया, अबे अभी बताया है, टेट्रासाइक्लिन वाला जीन क्या हो गया, तो टेट्रासाइक्लिन क्या है, इनएक्टिव। एम्पिसिलिन क्या है, तो रिकॉम्बिनेंट वाले को किससे प्रोटेक्शन मिलेगी, खाली किससे मिलेगी प्रोटेक्शन, एम्पिस। क्या नॉन रिकॉम्बिनेंट में किसी भी जीन में फॉरेन डीएनए जुड़ा है, तो दोनों ही जीन क्या है, एक्टिव। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले को किससे प्रोटेक्शन मिलेगी, एम्पिसिलिन से भी और टेट्रासाइक्लिन से भी, एम्पिसिलिन से भी और टेट्रासाइक्लिन। इतनी बात समझ में आ रही है, पक्का क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्लाज्मिड में हमने क्या डाला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा, BAM-H1। टेट्रासाइक्लिन दोनों के क्या हो गए, कट। फिर क्या डाला मैंने, फॉरेन डीएनए, और क्या डाला, लाइगेस। कुछ प्लाज्मिड पर फॉरेन डीएनए लग गया, कुछ पर नहीं लग पाया। जिस पर लगा उसे क्या बोला, रिकॉम्बिनेंट। जिस पर नहीं लग पाया उसे क्या बोला, नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है सबको ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे मीडियम में मैंने क्या लिया है, बैक्टीरिया। दूसरे मीडियम के अंदर हमने मान लीजिए यहां पर ले लिया है बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है अपने पास, इकोलाई। तो यहां पर बहुत सारे इकोलाई बैक्टीरिया हैं। सो लेट्स से दीस बैक्टीरिया आर इकोलाई। कौन से बैक्टीरिया है ये, इकोलाई। इस इकोलाई के अंदर मैं अपने फॉरेन डीएनए को पहुंचाना चाहता हूं। तो जो प्लाज्मिड वाला सॉल्यूशन था, इस प्लाज्मिड वाले सॉल्यूशन को मैं किसके अंदर पोर कर देता हूं, बैक्टीरिया वाले मीडियम में। किस में पोर कर दिया मैंने, बैक्टीरिया वाले मीडियम में। अब प्लाज्मिड कहां पर चला जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर। प्लाज्मिड कहां जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन क्या जरूरी है कि प्लाज्मिड हर एक बैक्टीरिया के अंदर जाए ही, हो सकता है कि किसी बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड जा ही नहीं पाया हो। मान लीजिए ये वाला जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड आया ही नहीं, और अगर प्लाज्मिड नहीं आया तो मैं इसको क्या बोलता हूं, नॉन ट्रांसफॉर्म। क्या बोलता हूं मैं इसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और फॉरेन डीएनए भी नहीं आया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे इसे, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं यार, पक्का क्लियर है। इसके अंदर प्लाज्मिड आया ही नहीं, प्लाज्मिड नहीं आया तो फॉरेन डीएनए कहां से आ जाएगा, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है और नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरा दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड तो आया, लेकिन प्लाज्मिड कौन सा वाला आया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या इसमें फॉरेन डीएनए है, कौन सा वाला प्लाज्मिड आया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या इसके अंदर फॉरेन डीएनए है, नहीं। बात समझ में आ रही है, पक्का क्लियर है। तो इस वाले केस को हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर प्लाज्मिड तो आ रहा है लेकिन फॉरेन डीएनए नहीं आ रहा है। क्योंकि प्लाज्मिड आया तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलते हैं इसे हम, ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन क्या फॉरेन डीएनए आया, नहीं, तो मैं इसको भी क्या बोलूंगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसको हमने क्या बोला, नॉन रिकॉम्बिनेंट।
तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मान लीजिए प्लाज्मिड भी आया और प्लाज्मिड के साथ फॉरेन डीएनए भी आ गया। प्लाज्मिड के साथ और क्या आया यहाँ पर? फॉरेन डीएनए। और अगर प्लाज्मिड और फॉरेन डीएनए दोनों आ रहे हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये ट्रांसफॉर्मेंट भी है और रिकॉम्बिनेंट भी है। दिस इज ट्रांसफॉर्मेंट एज वेल एज रिकॉम्बिनेंट। और चाहिए भी कौन सा हमको? रिकॉम्बिनेंट वाला। यही तो चाहिए हमें। बात समझ में आ रही है या नहीं? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज ध्यान से समझिए। क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या बनाए? प्लाज्मिड। कुछ प्लाज्मिड पर फॉरेन डीएनए लगा तो उसे क्या बोला? रिकॉम्बिनेंट। जिस पर नहीं लगा उसे क्या बोला? नॉन रिकॉम्बिनेंट। इस प्लाज्मिड को किस में पोर किया हमने? बैक्टीरिया वाले सॉल्यूशन में। कुछ के अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं, कुछ में खाली प्लाज्मिड गया, कुछ में प्लाज्मिड भी गया और फॉरेन डीएनए भी गया। क्लियर है सबको? ये कोई दिक्कत है इसमें? सुनिए अब यहां पर देखिए, ये जिसके अंदर प्लाज्मिड आया ही नहीं, ध्यान से सुन, जिसमें प्लाज्मिड आया ही नहीं, तो क्या इसमें एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगा? नहीं। तो ना तो एम्पिसिलिन से प्रोटेक्शन मिलेगी ना टेट्रासाइक्लिन। इसके अंदर देखिए, जिसमें प्लाज्मिड है लेकिन फॉरेन डीएनए नहीं है, तो इसके दोनों ही जीन क्या होंगे? एक्टिव। यानी कि इसको एम्पिसिलिन से भी प्रोटेक्शन मिलेगी और टेट्रासाइक्लिन से भी। अभी बताया था मैंने पहले। इसके अंदर प्लाज्मिड भी आया और फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए किसमें लगा है? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन वाला क्या हो गया? इनएक्टिव। एम्पिसिलिन वाला क्या है? एक्टिव। तो इसको किससे प्रोटेक्शन मिलेगी? खाली एम्पिसिलिन से। इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अब मैंने इस पूरे सॉल्यूशन को मैंने एक न्यूट्रिएंट प्लेट ली। लेट्स से दिस इज वन न्यूट्रिएंट प्लेट। यहां पर मैंने न्यूट्रिएंट मीडियम लिया है, ठीक है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रखे हैं ताकि बैक्टीरिया ग्रो कर सके। और मैंने इस पूरे के पूरे बैक्टीरिया के सॉल्यूशन को, मैंने इस न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर डाल दिया। और जब मैंने इसको न्यूट्रिएंट मीडिया पर डाला तो मुझे कितनी कॉलोनीज मिलेंगी? कितने तरीके की कॉलोनीज मिलेंगी? 3। सबसे पहली कॉलोनी कौन सी थी? जिसको हम क्या बोल रहे थे? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन रिकॉम्बिनेंट। प्लाज्मिड आया ही नहीं। दूसरी कॉलोनी कौन सी थी? ट्रांसफॉर्म्ड लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिसमें प्लाज्मिड आया लेकिन फॉरेन डीएनए नहीं आया। तीसरी कॉलोनी कौन सी थी? ट्रांसफॉर्म्ड एज वेल एज प्लाज्मिड भी आया और फॉरेन डीएनए। बात समझ में आ रही है या नहीं? अच्छा, अब हम क्या करते हैं? हम एक वेलवेट क्लॉथ लेते हैं, उस वेलवेट क्लॉथ को इस पर लगाते हैं, इसको ऊपर से प्रेस करते हैं, फिर उस क्लॉथ को निकाल लेते हैं। तो जितनी भी बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो इस प्लेट से होकर के उस वेलवेट क्लॉथ के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने एक वुडन ब्लॉक लिया, उसके नीचे क्या लगा है? वेलवेट क्लॉथ। उसको मैंने कहां प्रेस किया? इसके ऊपर। उसके बाद उसको निकाल लिया तो सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी किस पर आ गई? वेलवेट क्लॉथ पर। कपड़ा होता है भाई वेलवेट का, पता नहीं है तुम्हें? इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? अच्छा, उसके बाद मैंने यहां पर एक न्यूट्रिएंट प्लेट ली है और यहां पर दूसरी न्यूट्रिएंट प्लेट ली है। बात समझ में आई? मैंने वुडन ब्लॉक लिया, उसके नीचे क्या था? वेलवेट क्लॉथ। मैंने इसके ऊपर प्रेस किया और उसको हटाया तो सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी कहां पर आ गई? क्लॉथ पर। अब उस क्लॉथ को मैंने कहां प्रेस कर दिया? इस पर। तो जितनी भी कॉलोनी यहां पर थी, क्या वो सारी कॉलोनी यहां पर एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगी या नहीं? बात समझ में आ रही है? फिर दोबारा से प्रोसेस को रिपीट किया, निकाला और यहां पर प्रेस किया। तो दोबारा से ये कॉलोनी जो उधर थी, क्या वो सारी कॉलोनीज इस प्लेट पर भी ट्रांसफर हो जाएंगी? बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएंगी। कितनी प्लेट्स बनाई मैंने टोटल? 2। इसमें भी क्या है? न्यूट्रिएंट। लेकिन न्यूट्रिएंट के साथ मैंने यहां पर एक एंटीबायोटिक डाल दिया। कौन सा? एम्पिसिलिन। कौन सा एंटीबायोटिक डाला? इसमें भी क्या है? न्यूट्रिएंट। लेकिन न्यूट्रिएंट के साथ मैंने कौन सा एंटीबायोटिक डाला? टेट्रासाइक्लिन। कौन सा एंटीबायोटिक है? टेट्रासाइक्लिन। 2 अलग अलग प्लेट हैं, 2 अलग अलग एंटीबायोटिक है। इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है सबको ये? कोई दिक्कत? अच्छा, ये वाला कौन सा है भाई? ये कौन सा है? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन। क्या इसके अंदर प्लाज्मिड आया? नहीं। प्लाज्मिड नहीं है तो एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन वाला जीन होगा? नहीं। तो क्या इसको किसी से प्रोटेक्शन मिलेगी? एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में ये सरवाइव करेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वाली कॉलोनी अपने आप क्या हो गई? खत्म। इधर आ जाइए, यहां पर भी कौन सा है जिसमें प्लाज्मिड नहीं है? ना एम्पिसिलिन वाला जीन है ना टेट्रासाइक्लिन। तो क्या ये टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में सरवाइव करेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये वाली कॉलोनी भी क्या हो गई? यहां से खत्म। बची कितनी? 2-2। दोनों प्लेट पर कितनी कॉलोनीज हैं? 2। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इधर देखिए, ये वाली जो कॉलोनी है ये कौन सी कॉलोनी है? बताइए जल्दी, कौन सी कॉलोनी है ये? ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन रिकॉम। यानी कि प्लाज्मिड है लेकिन फॉरेन डीएनए नहीं है। प्लाज्मिड है,
फॉरेन डीएनए नहीं है, यानी कि दोनों जीन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एम्पिसिलिन वाला जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन वाला भी, यानी कि ये एम्पिसिलिन में भी सरवाइव करेगा और टेट्रासाइक्लिन में भी। बात समझ में आ रही है? तीसरी वाली कॉलोनी देखिए, ये कैसा होता है, ट्रांसफॉर्म्ड और रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्म्ड और रिकॉम्बिनेंट। इसके अंदर क्या होता है, फॉरेन डीएनए। कहां पर लगाया था, टेट्रासाइक्लिन वाले में। तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट क्या हो गया, खत्म। एम्पिसिलिन के लिए अभी भी रेजिस्टेंस है, तो एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ये क्या करेगी, सरवाइव। लेकिन इस वाले मीडियम में ये क्या हो जाएगी, खत्म। बात समझ में आई? पक्का क्लियर है? इस वाले मीडियम में ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो वो कॉलोनी, ध्यान से सुनिए, वो कॉलोनी जो दोनों में सरवाइव कर रही है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कॉलोनी जो दोनों में सरवाइव कर रही है, एम्पिसिलिन में भी और टेट्रासाइक्लिन में भी। इसका मतलब उसके दोनों जीन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्टिव है। इसका मतलब इसके अंदर फॉरेन डीएनए जुड़ा ही नहीं है। इसका मतलब ये कैसी कॉलोनी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, दोनों जीन काम कर रहे हैं, फॉरेन डीएनए लगा ही नहीं है। अगर एक में सरवाइव कर रहा है और दूसरे में सरवाइव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब दूसरा जीन क्या है, इनएक्टिव। क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि उसके अंदर क्या जुड़ा है, फॉरेन डीएनए। अगर दोनों में सरवाइव किया तो दोनों जीन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फॉरेन डीएनए नहीं है। अगर एक में सरवाइव कर रहा है, दूसरे में मर जा रहा है, इसका मतलब उसमें क्या लगा हुआ है, फॉरेन डीएनए। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो इन दोनों प्लेट को हम साथ में रखते हैं माइक्रोस्कोप में और दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। हम देखते हैं कि भाई अगर अच्छा यहां पर भी है, यहां पर भी है कॉलोनी, एम्पिसिलिन वाले में भी है, टेट्रासाइक्लिन वाले में भी है, इसका मतलब दोनों जीन क्या है, वर्किंग। इसका मतलब फॉरेन डीएनए नहीं लगा है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर हम देखेंगे कि भाई ये कॉलोनी इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट। सिलेक्ट कौन सा करते हैं हम, रिकॉम्बिनेंट। नहीं समझे? भगवान जाने तुम समझे नहीं समझे, क्लियर है? पूरा सब समझ गए? अगर दोनों में सरवाइव करेगा तो क्या बोलेंगे इसे, एक में सरवाइव कर रहा है तो, पक्का। दोनों में सरवाइव कर रहा है तो नॉन रिकॉम, एक में सरवाइव कर रहा है तो रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है सबको, ये समझ में आया? चलो फिर एक क्वेश्चन बताओ जल्दी, सुन तो लो पहले। If we are cutting PBR 322 by using enzyme PST1, PST1 को यूज करके PBR 322 को कट किया, तो बैक्टीरिया कौन से एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में सरवाइव करेगा? टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन नहीं, टेट्रासाइक्लिन। If we are cutting PBR 322 by using enzyme SAL1, then bacteria will survive in amp। क्या बात, बहुत बढ़िया, ठीक, ये बात हुई। लिख लो इसको फिर, कुछ लोग तो खाली लिपसिंग कर रहे हैं। लिख लीजिए इसको जल्दी, ये हो गया ना ये। हाँ, कौन सा, पीवीयू सेकेंड। हाँ तो, हाँ तो रेप्लिकेशन भी नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, नहीं कट रहे, नहीं काट रहे हम उससे, क्या दिक्कत है? हाँ बनाया गया है, उस आरोपी जीन के अंदर उसका सीक्वेंस है। क्या कर सकते हैं हम, वो एंजाइम नहीं यूज कर रहे, हमको जीन भी तो चाहिए ना। अगर आप प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन को रोकना चाहते हो तब आप वो यूज करिएगा, वरना नहीं। सो बैम H1 यूज करेंगे तो कौन सा जीन कट होगा, टेट्रासाइक्लिन। उसमें क्या डाला हमने, फॉरेन डीएनए। जोड़ना है तो क्या डालेंगे, लाइगेस। जिस पर फॉरेन डीएनए लगा उसे क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। जिस पर नहीं लगा उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट। फिर इसको हम किस में पोर करते हैं, बैक्टीरिया वाले मीडियम में। अगर बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड नहीं गया तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर प्लाज्मिड गया लेकिन फॉरेन डीएनए नहीं गया तो ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन रिकॉम्ब।
अगर प्लाज्मिड भी जा रहा है और फॉरेन डीएनए भी जा रहा है तो ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना घर जा करके एक बार। चलो ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन ये हो गया ना, ये लिख लिया सबने ये। नेक्स्ट, if we are cutting PBr 322 by using enzyme EcoR1, सुन लो पहले, एक्साइटेड मत होना। If we are cutting PBr 322 by using EcoR1, then bacteria will survive in which medium? बट ठीक, अब समझ गए हो, ठीक है, अब संतुष्टि है मेरे को, समझ गए। हाँ, ठीक है, चलिए। अरे लो यार, लिखो, 3:15 तक ही पढ़ाना है मुझे। क्लास कब तक है भाई? 3:30 तक है ना? दूसरी उसमें क्लास है। हाँ यार, भगा रहे हो तुम, अजीब बदतमीज हो। तुम क्या लिख रहे हो? तुम तो केमिस्ट्री लिख रहे थे। कितने नंबर आए फिजिक्स में? फिजिक्स में कितने आए? जिसमें पूछो उसमें खराब आते हैं तुम्हारे यार। कल तो 540 बता रहा था ये भाई 500 ही बता रहा है, तू 540 बता रहा है। भाई कितनों को यकीन है कि इसके मार्क्स इससे ज्यादा आ सकते हैं? तुम तो झूठे हो, हाथ नीचे करो। कॉपी नंबर इज 15 to 100। कितनी नंबर ऑफ कॉपीज बनाता है प्लाज्मिड, उसको बोलते हैं कॉपी नंबर। रेप्लिकेशन के टाइम पर कितनी कॉपीज बन रही हैं उसको बोलते हैं कॉपी नंबर। तो कितनी बार रेप्लिकेट कर रहा है भाई? 2 बार रेप्लिकेट करेगा तो कितनी कॉपी बन सकती है? 4। अगर प्लाज्मिड की कैपेसिटी है 5 बार रेप्लिकेट करने की तो कितनी कॉपी बनेगी? और ज्यादा। प्लाज्मिड एक ही है, लेकिन जब वो रेप्लिकेट करेगा तो कितने बने? 2। फिर रेप्लिकेट करेगा तो कितने बने? 4। ऐसे करके एक प्लाज्मिड एक से ज्यादा बार रेप्लिकेट कर सकता है, और जितनी बार रेप्लिकेट करेगा उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगी? कॉपीज। तो एक प्लाज्मिड कितनी कॉपीज बना सकता है उसको बोलते हैं कॉपी नंबर। तो प्लाज्मिड का कॉपी नंबर 15 से 100 के बीच में होता है। 15 कॉपीज भी बना सकता है, 100 कॉपीज भी बना सकता है। अरे एक रेप्लिकेशन साइकिल में नहीं भाई। एक रेप्लिकेशन साइकिल में कितने डीएनए बनेंगे? 2। 2 में कितने बनेंगे? 4। 3 में कितने बनेंगे? 8। तो कितनी बार वो रेप्लिकेट कर रहा है उतनी ही ज्यादा क्या बनेगी? इतनी कॉपीज बन सकती हैं। कैपेसिटी ऑफ प्लाज्मिड टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ कॉपीज। और भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही जाए, और भी जा सकता है। रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड डिपेंड्स अपॉन क्रोमोसोमल डीएनए। सही है।
रेप्लिके देखो, अब तुम बोल रहे हो समझ आ रहा है, इसीलिए तो मेरे को भरोसा नहीं होता कि समझ आ रहा है। बोल रहा है कोई सही है। रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड डिपेंड्स अपॉन रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। क्या प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन पर डिपेंड करेगा? क्योंकि प्लाज्मिड के पास अपना खुद का क्या है, ओरा है। उसका रेप्लिकेशन क्रोमोसोमल डीएनए के रेप्लिकेशन पर डिपेंड नहीं करता है। दैट्स व्हाई प्लाज्मिड इज कॉल्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। एंजाइम तो उसमें होते हैं ना साइटोप्लाज्म में। एंजाइम तो सेल के ही होते हैं साइटोप्लाज्म में। सेल उसमें है, सेल के अंदर ऑलरेडी। अरे बैक्टीरिया के अंदर तीन ही तो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, 1 2 3। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। प्लाज्मिड कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। एंजाइम तो सेल का यूज करेगा। टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्लोवर लीफ। आरआरएनए का? मोस्ट अबंडेंट आरएनए इन सेल। फंक्शन ऑफ एंटीकोडॉन लूप। जब तुम दूसरा सब्जेक्ट नहीं बता पाते ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे को सुकून मिलता है कि तुम खाली मेरे ही सब्जेक्ट में तुमने चौपट नहीं किया है, तुमने सारे सब्जेक्ट खराब किए हैं। हाँ, 2 महीना हो गया पढ़े हुए। तब तो फिजियोलॉजी तो भूल ही गए होगे, वंस अपॉन अ टाइम। रीपोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ विच आयन? रीपोलराइजेशन कौन से आयन के मूवमेंट से होता है? पोटेशियम। के प्लस मतलब नहीं। Na+ अलग है, K+ अलग है। मतलब कर रहा है गलत बोल के। चलो ठीक है, ये नोट कर लेना। इतना छोड़ दो, इसमें कुछ लिखवाना है कल मैं दोबारा से बताता हूँ, कल तक भूल जाओगे ये। कल दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से। ठीक है।